हेलो नमस्कार, मैं अनिल सक्करवाल और कक्षा 12 के सिलेबस में डे 122 में टॉपिक जो है वो अपना नेक्स्ट है एलसीआर परिपथ में वेग शक्ति वेग जो है वो ज्ञात करेंगे कितना होता है। तो शक्ति के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला हम 10th में पढ़ते हैं P = VI। वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। अब एलसीआर सर्किट में क्या होता है, शक्ति के लिए V और I का मान लेंगे हम, तो V और I में कालांतर कुछ भी हो सकता है। जो नॉर्मली हम थीटा लेकर चलते हैं या फाई लेकर चलते हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो तो L और C की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। इसलिए फाई का मान कुछ भी हो सकता है। यहाँ हम दोनों में कालांतर कोई हमें पता नहीं है भी कालांतर कितना है एलसीआर में, इसलिए हम उसको फाई मानकर चलेंगे और हमें उसे VI को ही सोल्व करना है। उससे हम रिजल्ट प्राप्त करेंगे कि एक पूरे चक्कर में, एक पूरा चक्कर जो होता है वो 0 से T तक होता है, कैपिटल T तक एक साइकिल। उस एक साइकिल में कितना शक्ति व्यय होगा वो हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये मान लेते हैं, माना LCR परिपथ में V व I में कालांतर फाई ये हमने मान लिया। तो एलसीआर में वोल्टेज जो है, वोल्टता की समीकरण V = V0 sin ओमेगा t, ये हम पढ़ चुके हैं। प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए वोल्टता की समीकरण पूरे चैप्टर में हम ये लेकर चल रहे हैं, V = V0 sin ओमेगा t। प्रूफ इसका कहां से आया वो हम पिछले चैप्टर में बात कर चुके हैं। अब धारा और वोल्टता में कालांतर कितना है, फाई है। तो क्या करेंगे, फाई एक बात फाई प्लस भी हो सकता है माइनस भी, यानी कोण फाई कोण आगे भी हो सकता है, करंट फाई कोण पीछे भी हो सकता है। तो प्लस या माइनस कुछ भी लेकर चल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। I = I0, इक्वेशन वैसी होगी प्रत्यावर्ती धारा के लिए भी sin ओमेगा t, लेकिन इसमें क्या मान लिया हमने, प्लस फाई मान लिया। ये अपने पास दोनों इक्वेशन आ गई, V की आ गई और I की आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें शक्ति का मान निकालना है पूरे चक्कर के लिए। तो हम किसी समय t के लिए वैल्यू देखो, स्मॉल t आ रहा है, इसका मतलब पर्टिकुलर उस समय पर ही जो मान है वो है ये। तो तात्क्षणिक मान कह सकते हैं कि परिपथ में शक्ति का तात्क्षणिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तात्क्षणिक मान। इंस्टेंटेनियस को PI से लिख देते हैं। PI = क्या होगा, V × I, इनका मल्टीप्लाई, जो शक्ति की परिभाषा है VI। अब यहाँ V और I का मान रख के हम इसको सोल्व कर लें। हमें पूरे चक्कर के लिए निकालनी है, तो पूरे चक्कर में पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बाद में इस पूरे चक्कर के लिए हम पहले कर चुके हैं, औसत शक्ति कैसे निकालते हैं, औसत मान कैसे निकालते हैं। कुल मान निकाल लो पूरे चक्कर का, और पूरे चक्कर का जो समय उसका भाग देते, तो 0 से T तक इसका समाकलन कर देंगे और कैपिटल T जो कुल आवर्तकाल है एक चक्कर का, उसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, V की जगह रखेंगे V0 sin ओमेगा t और I की जगह रखेंगे I0 sin ओमेगा t प्लस 5। मल्टीप्लाई करते हैं इसे, V0 I0 sin ओमेगा t ऐसा कैसा है। यहाँ हम एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं sin A + B का। यहाँ 2-3 फॉर्मूला यूज होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, वो जरूर आप ध्यान रखें। खासकर बायो के जो स्टूडेंट है वो जरूर आप फॉर्मूला लिख लें और उनको याद भी रखें साथ में, क्योंकि वैसे अपने पास कहीं ज्यादा यूज नहीं होगी मैथ, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ फॉर्मूला जो अवकलन समाकलन से, कुछ त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ फॉर्मूला जो है वो 11th में काम आते हैं, वो यहाँ यूज होंगे। तो आपको उसको लिख लें साथ में ब्रैकेट में, और साथ में ध्यान भी रखें, याद रखें, क्योंकि जब याद होगा तभी हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर जैसे मान लो यहाँ के अटक गए कि अब इसका फॉर्मूला नहीं पता, याद नहीं है, तो फिर ये सॉल्यूशन नहीं होगा।
इसीलिए जो त्रिकोणमिति थोड़ी सी यूज होगी, 5-4 फॉर्मूले मैंने आपको शुरू में बताया था इस चैप्टर में यूज होंगे 5-4 फॉर्मूले, वो जरूर याद रखें। जैसे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का समाकलन कैसे करते हैं, 1 - cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 लिख के फिर उसका समाकलन करते हैं, जो हम पहले 2 बार यूज कर चुके हैं। इसमें फिर यूज करेंगे cos का कैसे करते हैं, cos स्क्वायर का कैसे करते हैं, वो भी हम इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या होगा है, यहाँ लिख देता हूं मैं, साइन a प्लस b का जो सूत्र होता है a प्लस b, a की जगह ओमेगा टी है, b की जगह फाई है। इसका फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कोस b प्लस कोस a इंटू साइन b, ये इसका फॉर्मूला रहता है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें, साइन a कोस b, इसका मान साइन a की जगह ओमेगा टी है और b की जगह फाई है, तो कोस फाई प्लस कोस उल्टा कर दें, कोस b की जगह फाई है, कोस फाई साइन ओमेगा टी। तो ये आप लेके लिख लें कि फॉर्मूला कहां से हमने यूज किया है। अब इसको सोल्व करते हैं, pi इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दें, v नॉट i नॉट एज इट इज रख दें, ये तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, अधिकतम मान है, वोल्टता का शिखर मान है, ये धारा का शिखर मान है। साइन में इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी का यहां मल्टीप्लाई कर दें तो cos फाई ऐसे ही आ जाएगा और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सॉरी ये फॉर्मूला में गलत कर रहा है, साइन ओमेगा टी का आएगा साइन a cos b प्लस cos a साइन b, यानी यहाँ दोनों में अपनी सेम वैल्यू लिख दी है, इसमें थोड़ा करेक्शन कर लें। फॉर्मूला क्या है, साइन a प्लस b, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, तो साइन a cos b प्लस अब क्या है cos a यानी पहली वैल्यू a, तो ये आएगा cos ओमेगा t साइन फाई। ये ध्यान रखना, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, एक बार गलती होगी तो पूरे डेरिवेशन में चलेगी। तो साइन का इससे मल्टीप्लाई कर दिया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी cos फाई एज इट इज आ गया, साइन ओमेगा टी का दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ओमेगा टी इंटू cos ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ये वैल्यू आ गई। अब इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई किया जा सकता है, कैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे और 2 से डिवाइड कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन वो की वही रहेगी। तो 2 से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक फॉर्मूला और बढ़ गया 2 sin थीटा cos थीटा, ये भी एक त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, इसको भी ध्यान रखना है। 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पर फिर हम एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 2 अगर लिखा हो sin a की फॉर्म में लिख देते हैं sin a cos a, यानी दोनों के कोण सेम होने चाहिए, इसका भी ओमेगा टी है, इसका भी ओमेगा टी है, तो उसी स्थिति में इसको क्या लिखा जा सकता है, sin 2a, 2 अंदर मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ये आप जरूर ध्यान रखें। तो इसको एक ही स्टेप में लिख देंगे, वरना सोल्व तो फिर भी हो जाएगा, इंटीग्रेशन टिपिकल होगा, इसको एक ही फॉर्म में लिख देंगे और फिर इसको सोल्व कर लेंगे। तो अपने पास pi इज इक्वल टू आ गया v नॉट i नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी cos फाई प्लस 1/2, 1/2, ये 2 तो इसके साथ आ गया, क्या आ जाएगा ये साइन कोण कितना, एक ही जगह लिखा ओमेगा टी और कितना हो जाएगा 2a है तो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी इंटू क्या दिया साइन 5, इसे दे दे समीकरण नंबर 3। वरना ये सॉल्यूशन हम बाद में करना पड़ता पूरी इक्वेशन में, इसलिए हमने पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया कि तात्विक जो मान है वो मान क्या है, वो ये है। अब हम क्या निकालेंगे, जब शक्ति हम निकाल रहे हैं तो पूरे चक्कर के लिए औसत शक्ति निकालेंगे। औसत शक्ति कैसे निकालते हैं, पूरे चक्कर के लिए कुल मान निकाल लो तो पूरे चक्कर का समय का भाग दे दो, सेम वैसे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ पर राशियां नहीं है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है,
उस वैल्यू का टोटल निकालना है जो हम इंटीग्रेशन फॉर्म में निकालेंगे, समाकलन फॉर्म में। और औसत निकालने के लिए डिवाइड करते हैं। डिवाइड किसका, जिस पार्ट का हमने टोटल किया है उस पार्ट के समय का ही भाग करते हैं। तो एलसीआर परिपथ में एक पूर्ण चक्र के दौरान औसत शक्ति P है, तो क्या आएगा, पूरा चक्र कहां से कहां तक होगा, 0 से T तक। और इसका कुल मान जो किसी समय T पर जो मान है उसका क्या करें, टोटल निकाल लें 0 से T तक, क्योंकि पूरा चक्र 0 से T का होता है। और किसका डिवाइड कर दें, T का डिवाइड कर दें। तो अपने पास सिंपल ऐसे लिख सकते हैं 1/T 0 से T, और Pi का मान रख दो, आप समीकरण T का मान रख दो, तो पूरा मान रख दें। यहाँ क्या दिया, V नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा T प्लस 1/2 साइन 2 ओमेगा T साइन 5 इंटू dt। ये सॉरी cos 5 मल्टीप्लाई में, तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा cos 5। अब हमें इस पार्ट का क्या करना है, समाकलन करना है। समाकलन किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो t वाली वैल्यूज क्या करेंगे, इसलिए v नॉट I नॉट को बाहर निकाल लें, v नॉट I नॉट को यहाँ बाहर निकालें, v नॉट I नॉट अपॉन t 0 से t। दो पार्ट हो गए, एक ये sin स्क्वायर ओमेगा t cos phi प्लस 1/2 sin 2 ओमेगा t sin phi। तो जो phi वाली वैल्यू है, phi तो कालांतर है, कांस्टेंट वैल्यू है, नियत मान है ये तो ये तो कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट इसको बाहर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ तो sin 2 ओमेगा t का समाकलन करना है और यहाँ sin स्क्वायर ओमेगा t का समाकलन हमें करना है, और दोनों ही समाकलन हम पहले यूज कर चुके हैं। तो आप इनके डायरेक्ट मान भी रख सकते हो और इनको सोल्व भी कर सकते हो। थोड़ा सा सिंपलीफाई हम करेंगे, बाकी बता देता हूँ आपको पहले, सोल्व करने से पहले। साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन कैसे करते हैं, साइन स्क्वायर को लीनियर में चेंज करते हैं घात में, और साइन स्क्वायर थीटा को हमने पहले 2 बार यूज कर चुके हैं। आज लिखते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। तो 1/2 जो डिवाइड में आएगा वो तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 1 आ गया, 1 का कर देंगे t के रिस्पेक्ट में t आ जाएगा, माइनस कोस 2 ओमेगा t, तो कोस का कर देंगे साइन आ जाएगा, और जो 2 ओमेगा वो डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पर साइन का करेंगे तो माइनस कोस आ जाएगा। एक बात हमने वहां नोट भी की थी, वो भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो यहाँ, कि साइन और कोस के जो समाकलन होते हैं, साइन और कोस के समाकलन 0 टू कैपिटल T के बीच में, 0 टू कैपिटल T के बीच में उनका रिजल्ट हमेशा 0 आता है। तो आप इनको, ये तो साइन की फॉर्म में आ ही रहा है, इसका तो रिजल्ट 0 है। इसको क्या करें, जो पावर 2 है इसको लीनियर में 1 माइनस कोस 2 ओमेगा t अपॉन 2 में कन्वर्ट कर लें, और फिर लिख दें कि इस हमें पता है कि साइन और कोस के समाकलन 0 होते हैं। फिर बचा 1 का समाकलन हम कर लेंगे। तो थोड़ा सा पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर बात करेंगे। ये लिख लो साथ साथ आप, और उसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे। अब देखिए इसमें v नॉट I नॉट को लिख ले बाहर, क्या लिख देता हूं, v नॉट I नॉट को तो बाहर लिख दें अपॉन t एज इट इज है। आगे देखें, ब्रैकेट लगा दें, ये तो पूरे की मल्टीप्लाई में है। आगे देखें तो ये दो भाग हैं, दोनों भाग को अलग अलग लिख दें। पहला भाग है ये 0 टू कैपिटल T साइन स्क्वायर ओमेगा t dt, cos phi है, cos phi का नहीं करना है तो उसको चाहे ब्रैकेट से बाहर लिख सकते हैं cos phi। दूसरे भाग में इसको अलग कर दो, प्लस sin phi को बाहर निकाल लो, समाकलन करना है 0 से t sin 2 ओमेगा t dt। ये हम पहले कर चुके हैं। ये ध्यान रख सकते हैं कि 0 से t के लिए sin 2 ओमेगा t का जो इंटीग्रेशन है वो 0 होता है। दूसरी बात, sin स्क्वायर ओमेगा t है तो इसकी जो वैल्यू है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा t अपॉन 2 होती है। तो इसको पहले हम लीनियर में घात में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू देखो आप यहाँ
सोल्व करके दिखाना जरूरी नहीं है, उसके नंबर कभी भी नहीं कटेंगे। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हम जानते हैं 0 से t sin 2 ओमेगा t का समाकलन 0 है, और सोल्व करना चाहें तो सोल्व कर लें। एग्जैक्ट अगर आपको आता तभी सोल्व करें। अगर आपको कंफ्यूजन है, मान लो वाले बच्चों को गलत हो जाती है कंफ्यूजन, अगर कंफ्यूजन है तो आप ये ध्यान रखें साइन और कोस के इंटीग्रेशन हमेशा 0 होते हैं, क्योंकि हमें शक्ति का मान निकालना है, हमें कोई प्रॉपर इंटीग्रेशन या मैथमेटिक्स सोल्व करके नहीं दिखानी है। तो आप चाहें तो आप इसका मान डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और चाहे तो सोल्व भी कर सकते हैं, दोनों बातें हैं। डायरेक्ट यूज करने पर इसके मार्क्स जो वो नहीं कटेंगे, तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपने। P is equal to V naught I naught upon T as it is cos phi 0 to T, इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 इंटू dt। ये इसको कन्वर्ट करें तो ये फॉर्मूला है, पहले लिखा फिर भी आप लिख लें, दोबारा ब्रैकेट में लिख लें कि साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ फॉर्मूले देख लें। सबसे पहला फॉर्मूला साइन a प्लस b जो पहली बार यूज हुआ है, 2 साइन a कोस a, ये भी यूज हुआ है, ठीक है, ये फॉर्मूला पहले यूज कर चुके हैं। तो ये जो 2-3 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं इनको जरूर ध्यान रखें, बिना इनके, फिर वो रिवाइज कर रहा हूँ, बिना हमारे पास इंटीग्रेशन या बिना ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज के हम इन सॉल्यूशंस को नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं पता है तो आप जरूर इनको ब्रैकेट में लिख लें और याद जरूर रखें इनको। अब देखिए आगे, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट लिख लें प्लस साइन फाई, इंटीग्रेशन चाहे तो कर सकते हैं और चाहे तो एक साथ कर लें, एक साथ ही कर लेंगे हम, 2 ओमेगा टी dt v नॉट i नॉट अपॉन t। अब इसके लिए कितने पार्ट हो गए, cos phi अपॉन 2, इसको तो इधर लिख लें 0 to t 1 into dt, ये हो गया, माइनस 0 to t sin 2 ओमेगा t into dt, ये पूरे के मल्टीप्लाई में क्या है, cos phi अपॉन 2 है, प्लस sin phi 0 to t sin 2 ओमेगा t dt। अब आप यहां तक पहुंचने के बाद में आप लिख सकते हैं वी नो दैट sin 2 ओमेगा t, और sin 2 ओमेगा t वहां भी sin 2 ओमेगा t है, इसका जो समाकलन है वो क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है इसका समाकलन। तो सॉरी, ये जो फॉर्मूला है वो 1 माइनस cos 2 ओमेगा t होता है, 1 माइनस cos 2 ओमेगा t, ध्यान रखने से 1 माइनस cos 2 ओमेगा t। साइन स्क्वायर का जो मान है वो होता है 1 माइनस cos 2 ओमेगा t, cos में कन्वर्ट होता है 1 माइनस cos 2 ओमेगा t अपॉन 2। तो साइन का भी समाकलन 0 होता है और cos का भी समाकलन 0 होता है, ठीक है। तो आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कि वी नो दैट 0 to t cos 2 ओमेगा t dt और 0 to t sin 2 ओमेगा t dt, इसकी वैल्यू क्या हो रहती है, हमेशा 0 रहती है। तो आप यहाँ डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, चाहे तो 2 लाइनों में और हम इसको सोल्व कर सकते हैं। सोल्व कर लेते हैं हमने, फिर आपके पास दोनों ऑप्शन है, अभी कोई चाहे सोल्व करके लिखना तो सोल्व करके लिख दो, और कोई चाहे डायरेक्ट लिखना तो यहाँ डायरेक्ट इतना तो आपको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसी स्टेज तक हमें लेके जाना है कि जहां हम उसका रिजल्ट डायरेक्ट यूज कर सकें। अब देखिए v नॉट i नॉट अपॉन t cos phi अपॉन 2, इसका समाकलन करेंगे क्या आएगा, t कहां से, 0 से कैपिटल T माइनस छोटा ब्रैकेट लगा दूंगा मैं, क्योंकि ये सभी इन दोनों पार्ट के गुणा में है, माइनस इसका करेंगे तो sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, 2 ओमेगा दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों ही डिवाइड में आएंगे, ये कहां से कहां तक लिमिट है इसकी,
0 से कैपिटल T। इन दोनों की गुणा में ये, तो यहाँ एक ब्रैकेट लगा देते हैं, इसका मतलब इन दोनों की गुणा में cos phi अपॉन 2 है। ये काम कंप्लीट इसका। इसको लें प्लस sin phi, साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कोस, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा 0 टू टी। अब आप लिमिट रख के सोल्व कर लें, तो ये आ जाएगा v नॉट आई नॉट अपॉन टी cos phi एज इट इज अपॉन 2, यह आएगा t माइनस 0 माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा की तो जरूरत नहीं है, बाहर निकालने, यहाँ रखेंगे साइन 2 ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाई टी की जगह कैपिटल टी से टी कैंसिल आउट हो गया, कितना आया साइन 4 पाई माइनस 0 रखेंगे तो क्या आएगा साइन 0, ये आ गया। ऐसे लिखने से ये एक पार्ट सोल्व हो गया, इतना पार्ट cos phi upon 2 एज इट इज स्मॉल t की जगह कैपिटल T माइनस स्मॉल t की जगह 0 माइनस 1 अपॉन 2 ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, t की जगह लिमिट रखना है, तो sin 2 एज इट इज ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई अपॉन t, और स्मॉल t की जगह रख दे कैपिटल T माइनस 0 रखेंगे तो sin 0। अब दूसरा पार्ट में भी लिमिट रख दे, इस माइनस को बाहर निकाल ले, माइनस sin phi अपॉन 2 ओमेगा, याद रखें cos 2 ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी और स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, यह आएगा माइनस cos 0 रखें तो 0 है cos 0, ये भी टी से टी कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ P इज इक्वल टू आ गया v नॉट आई नॉट अपॉन टी cos phi अपॉन 2 इंटू टी, टी माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा साइन 2 इंटू 2 4 पाई माइनस साइन 0 माइनस साइन phi अपॉन 2 ओमेगा cos 4 पाई माइनस cos 0। ये हम पहले कर चुके हैं। साइन और cos के मान निकालने में मैंने आपको बताया था कि साइन का मान आप ऐसे साइन वेव के अनुसार निकाल सकते हो और cos का मान आप ऐसे cos वेव के अनुसार निकाल सकते हो, याद नहीं रहे तो ये पता होना चाहिए। साइन का अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम मान -1 होता है, cos का भी अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम मान -1 होता है, ये मान 0 है। तो जो मान चाहिए हमें वो ज्ञात कर सकते हैं, तो ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, इस तरह से इसके मान आते रहेंगे। तो यहाँ से देखो जो 0 का मान होता है वही 4 पाई का मान होता है, वही 2 पाई का मान, यानी एक तरंग जो है वो कितने में पूरी होती है 360 डिग्री, यानी 2 पाई में पूरी होती है। इसके बाद फिर वही वापस रिपीट होती है, फिर वही वापस रिपीट होती है, इस तरह से। तो जो मान 0 का वही 4 पाई का, इसलिए 0 का ध्यान है तो 2 पाई का भी वही आएगा, 4 पाई का भी वही आएगा, 6 पाई का भी वही आएगा, 8 पाई का भी वही आएगा, इसी तरह से वहां आएंगे इसकी। यहां देखें तो v नॉट आई नॉट मान लिख देता हूं मैं यहां पे, साइन 0 क्या होता है 0, साइन 4 पाई भी क्या होता है 0, cos 0 क्या होता है 1, cos 4 पाई का मान भी क्या होता है 1। दो के गुणज में वही वैल्यू रिपीट होती है, नहीं ध्यान है तो लिख लें, आप वेव से भी निकाल सकते हैं, याद है तो ज्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ मान रख दें तो P इज इक्वल टू जाएगा v नॉट आई नॉट अपॉन टी cos phi अपॉन 2, यहाँ पर है t माइनस ये 0 ये 0 तो 0 क्या माइनस साइन phi अपॉन 2 ओमेगा, इसका मान 1 माइनस cos 0 का मान भी 1 माइनस 1 ये भी 0, तो ये मान भी 0 ये भी 0, क्या बचा t बचा। तो P इज इक्वल टू आ गया v नॉट आई नॉट अपॉन टी
इंटू कोस फाइव अपॉन 2 इंटू टी। टी से टी हो गया कैंसिल आउट, फाइनल वैल्यू आ गई है वी नॉट आई नॉट कोस फाइव अपॉन 2। ये इसका फाइनल फॉर्मूला है जो आप न्यूमेरिकल में ध्यान रख सकते हैं। अगर आपको वोल्टता और धारा के अधिकतम मान दे रखे हैं और कोस फाइव दे रखा है यानी फाइव का मान दे रखा है, कालांतर कितना है, तो आप इसमें से सोल्व करके शक्ति का मान, वेग शक्ति का मान, ठप शक्ति जो है वो ज्ञात की जा सकती है। इसको एक फॉर्म में और कन्वर्ट किया जा सकता है। अब देखो जितना इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उतनी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स के लिए हम बात करेंगे। इसको एक फॉर्म में और कन्वर्ट किया जा सकता है। P इज इक्वल टू 2 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 लिख सकते हैं कोस फाइव। क्यों लिखा हमने, क्योंकि v नॉट अपॉन अंडर रूट 2 VRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है ये, और I नॉट अपॉन रूट 2 करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, VRMS IRMS कोस फाइव। ये भी फॉर्मूला जो है वो इस फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए प्रत्यावर्ती LCR परिपथ में वेग शक्ति P इज इक्वल टू VRMS IRMS cos फाइव होती है। अब इसके महत्वपूर्ण रिजल्ट्स, इसको आप लीजिए स्क्रीनशॉट ले लें इस पूरे का, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, बात करने में लिखना पड़े तो नहीं लिखा दो। अब इसके कुछ रिजल्ट्स की बात करेंगे हम। इसे दे देते हैं क्वेश्चन 4 और इसे दे देते हैं 5। तो समीकरण 4 और 5 जो है वो वेग शक्ति के रिजल्ट को व्यक्त करती है। अगर आपको डेराइव करना पूछा जाए तो इतना आपको करना है। एक बात जैसे मैंने पहले बताई थी, इतने स्टेप छोड़े जा सकते हैं, यहाँ से ये 3 स्टेप आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो, cos 2 ओमेगा t sin 2 ओमेगा t इज इक्वल टू 0, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 स्टेप का मतलब है। अब देखो इसके रिजल्ट्स क्या है। यह एक वर्ड आ रहा है cos फाइव, उसके मल्टीप्लाई में आ रहा है VRMS IRMS और उसके इक्वल आ रहा है P। इन सब का मतलब है, सबसे पहली बात तो cos फाइव क्या है, cos फाइव कहते हैं शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। तो ये बात जरूर ध्यान रखें, ये पूछ लेते हैं शक्ति गुणांक। अब इस शक्ति गुणांक का मान भी अलग है। अब फाई क्या है, फाई कालांतर है। कालांतर के लिए हम कुछ बातें पढ़ चुके हैं पहले, वो है प्रतिरोध के लिए अगर शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा है में तो कालांतर पढ़ा था में 0 होता है, यानी उस समय वोल्ट और धारा एक ही कला में होते हैं, ओमेगा टी आता है दोनों। एल में पढ़ा था प्रेरण कुंडली में, तो वहां कालांतर अलग होता है, 90 डिग्री होता है, उसमें वोल्ट का धारा से 90 डिग्री आगे होती है, तो फाई का मान 90 डिग्री होता है। संधारित्र में शुद्ध संधारित्र प्रत्यावर्ती परिपथ की बात करें तो उसमें क्या होता है, वोल्ट का धारा से 90 डिग्री पीछे होती है, उसमें कालांतर भी 90 डिग्री होता है। पीछे की बात करें तो -5/2 डिग्री होती है। कोस में इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है, यानी कोस का अगर कोण माइनस में है तो भी उसका रिजल्ट प्लस में ही रहता है। कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, ये बात कोस माइनस थीटा हो तो इसका मान कोस थीटा के ही बराबर होता है। इसका मतलब सिंपल ये कह सकते हैं संधारित्र में और प्रेरण कुंडली में दोनों में कालांतर जो है 90 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन किस तरह से आता है, 3 क्वेश्चन तो ये बन गए कि शुद्ध प्रतिरोध प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति गुणांक का मान लिखो, शुद्ध संधारित्र प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति गुणांक का मान लिखो, और शुद्ध प्रेरण कुंडली युक्त या प्रेरकता युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति गुणांक का मान लिखो। तो आ गया कोस फाइव, अकेला कोस फाइव जो है वो शक्ति गुणांक है, तो आपको शक्ति गुणांक बराबर क्या हुआ, कोस फाइव। तो आपको प्रतिरोध के लिए कहे तो पता होना चाहिए कालांतर 0 डिग्री होता है, कोस 0 बराबर 1, इसका मान 1 होता है। दूसरी बात, अगर केवल संधारित्र जुड़ा हुआ है तो 90 डिग्री है, तो फाइव का मान 90 डिग्री रखें, कोस 90 0, तो उसके लिए शक्ति गुणांक 0 होता है। तीसरा, अगर आप कहें कि फाइव का मान ये संधारित्र के लिए, और तीसरा प्रेरण कुंडली के लिए कहें तो भी उसके लिए भी कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो भी कोस फाइव का मान क्या होगा, कोस 90 का मान 0, शक्ति गुणांक 0। 3 क्वेश्चन तो ये होंगे। फिर आगे इसका मान, शक्ति गुणांक का मान अधिकतम और न्यूनतम क्या हो सकता है,
तो कहाँ हो सकता है, न्यूनतम 0 हो सकता है, अधिकतम 1 हो सकता है। और तीसरी बात, इसका मान हमेशा धनात्मक होता है, जो 0 से 1 के बीच में होता है। और यहाँ P जो है वो वास्तविक शक्ति है, उसको कहते हैं वास्तविक शक्ति। Vrms और Irms इनका जो गुणनफल है, P बराबर VI होता है, मेरे को पता है, लेकिन यहाँ रिजल्ट किसके फॉर्म में आ गए, RMS की फॉर्म में आ गए। तो ये RMS को अगर लें अकेले, Vrms Irms मल्टीप्लाई हो, तो इसको कहते हैं आभासी शक्ति, आभासी शक्ति। अब पूछ लेते हैं भाई किस परिपथ के लिए वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति बराबर होती है। यदि फाई का मान 0 डिग्री है, 0 डिग्री, तो cos फाई क्या होगा, 1 हो गया, तो P बराबर क्या आ गया, Vrms Irms, शक्ति गुणांक तो हट गया, तो यहाँ क्या आ गया, वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति बराबर है। इसका मतलब किसके लिए, शुद्ध प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति बराबर होती है। अब कहते हैं शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए, तो दोनों को एक साथ ही ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में 90 डिग्री का अंतर होता है। तो उसके लिए क्या होगा, cos फाई का 90 डिग्री, cos 90 0, तो गुणा हो गया 0 है। इसका मतलब उसमें शक्ति व्यय नहीं होता है, यानी अकेली कुंडली लगी हो, अकेला संधारित्र लगा हो, तो वहां शक्ति व्यय नहीं होता है। अभी इतनी बातें आ गई, 10 बातें आ गई, इनको किसी भी तरह से लैंग्वेज में घुमा के पूछा जा सकता है, घुमा फिरा के। इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसके रिजल्ट्स बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, अगर आपको RMS फॉर्म दे रखी है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर आपको शिखर मान दे रखे हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा, दोनों ही यूज होते हैं। चैप्टर अभी पूरा होने वाला है, 2-3 टॉपिक हैं, उनके बाद में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, तो उसके अंदर हम सभी बातों को दोबारा करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल हमने पहले किए थे, लेकिन अब पूरे चैप्टर के मिक्स न्यूमेरिकल हम करेंगे सारे एक साथ। तो ये भी आपको ले लें साथ में, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब इन बातों को थोड़ा सा सिस्टम से हम लिख लेते हैं, तो नोट कर ले आप, नोट्स बनाते समय उनको लिख लें। इसको मैं निकाल देता हूँ। यहाँ सबसे पहली बात, cos फाई को क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर कहते हैं। और अब इसके मान आ गए। सबसे पहली बात, शुद्ध प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए शक्ति गुणांक बराबर क्या होता है, cos फाई, फाई का मान कितना होता है, 0, ये पता होगा। तो cos 0 क्या होगा, 1, तो इसके लिए मान कितना होता है, 1। तो एग्जाम में ये आता है कि मान लिखो, तो आपको केवल ये लिखना है 1, ठीक है। ये बात 1 नंबर में पूछी जाती है। दूसरी बात, शुद्ध प्रेरकत्व और संधारित्र, दोनों को एक साथ लिख रहा हूं मैं। संधारित्र के लिए शक्ति गुणांक क्या होता है, वही cos फाई, लेकिन यहाँ फाई का मान कितना होता है, 90 डिग्री, तो cos 90 बराबर क्या हो गया। 3 बात हो गई, प्रतिरोध के लिए, प्रेरकत्व के लिए, संधारित्र के लिए। और तीसरी और चौथी बात कि शक्ति गुणांक किसे कहते हैं। तो जो शक्ति का व्यंजक आता है उसमें Vrms Irms के गुणनफल में cos फाई घटक प्राप्त होता है, इस cos फाई घटक को ही शक्ति गुणांक कहते हैं। अभी अपने आभासी वास्तविक शक्ति की बात कर रहे थे। समीकरण 5 में P जो है वो तो क्या है, वास्तविक शक्ति है, और Vrms इंटू Irms ये क्या है, ये आभासी शक्ति है। और अब इसमें ये बात आप लागू कर ले, भाई वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति कब बराबर होती है, तो वही नेक्स्ट कंडीशन ले लेते हैं इसमें।
शुद्ध प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए, शुद्ध प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए वही क्या होता है, cos फाई बराबर 1 होता है। ध्यान रखिए विकलांतर पूछा गया है तो 0 डिग्री है, और अगर शक्ति गुणांक पूछा गया है तो 0 नहीं है, कोण का मान 0 डिग्री है, शक्ति गुणांक का मान तो 1 है। तो क्या होगा, P इज इक्वल टू क्या आएगा, VRMS IRMS, cos फाई का मान 1 हो गया। इसका मतलब इस स्थिति में क्या होता है, वास्तविक शक्ति आभासी शक्ति के बराबर होती है। L और C के लिए सेम कंडीशन है, संधारित्र के लिए और प्रेरकत्व के लिए। तो संधारित्र तथा प्रेरकत्व के लिए वही फाई का मान 90 डिग्री लिखा हुआ ऊपर, cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब P बराबर क्या आएगा, 0 से गुणा होगी सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। अतः ऐसे परिपथ में शक्ति व्यय नहीं होता है, ऐसे परिपथ में शक्ति व्यय नहीं होता है। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन काफी पढ़ते हैं, और ये जो इतनी बातें आपने लिखी है यहां से लेकर यहां तक, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत बार यहाँ से पूछ ही ले जाते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछ ही ले जाता है, इससे या इस फॉर्मूले से V0 I0 cos फाई अपॉन 2 वैल्यूज आपको इस फॉर्म में दे दी जाएगी। डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। LCR भी महत्वपूर्ण है, और LCR में शक्ति जो है वो भी महत्वपूर्ण है। अनुनाद जो वक्र है वो और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो न्यूमेरिकल्स के लिए या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में देखो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस चैप्टर के पूरे होने के बाद जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको बताऊंगा, उसके अंदर पूरा चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद हम करेंगे पिछले सालों में आए हुए जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के, केवल इस एक चैप्टर में उनको डिस्कस करेंगे। तब फिर नेक्स्ट चैप्टर की बात जब शुरू करेंगे उससे पहले हम इस चैप्टर के आए हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज कर लें और सोल्व कर ले अच्छी तरह से। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे फिर करेंगे।